पापा हमें मम्मा के पास जाना है, प्लीज हमें ले चलो। ये कहते हुए वंश और विवान दोनों ही दौड़कर गौतम के पैर को पकड़ लेते हैं, लेकिन गौतम अभी तक रिया को ही देख रहा होता है। आखिर ये उसका बदला हुआ अवतार क्या था? रिया गौतम के पास आती है। गौतम बच्चों को समझाने की कोशिश करता है और रिया से पूछता है, बच्चों को कैसे पता चला और ये सब क्या है? रिया गौतम को देखते हुए कहती है, क्या ही बोलूं, जितना दिमाग में आ रहा है उतना कर रही हूँ। दीदी की तरह कपड़े पहनकर, बाल बनाकर इन दोनों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं भी इनकी मम्मा हूँ, लेकिन दोनों सुन ही नहीं रहे। बस एक ही रट लगाए हैं कि मम्मा को दिख रहा है। रिया की कोशिश गौतम के दिल को भा जाती है, लेकिन वो बच्चों को समझाता है, बेटे आपकी मम्मा बिल्कुल ठीक है, आप लोग ऐसे घबराइए मत। लेकिन तभी वंश कहता है, नहीं हमने इंटरनेट पर पढ़ा है। ये कहते हुए वंश और विवान दोनों रोने लगते हैं और गले लगकर कहते हैं, मम्मा को जल्दी से उठना पड़ेगा, वो गहरी नींद में सो गई है ना। गौतम जल्दी से उन दोनों के माथे को चूम लेता है और कहता है, बिल्कुल नहीं, मम्मा बिल्कुल ठीक है, बस थोड़ा सा फ्लू हो गया है। डॉक्टर अंकल अभी किसी को उनके पास जाने नहीं दे रहे हैं, वरना मैं आप दोनों को ले जाता। झूठ, बिल्कुल झूठ कह रहे हैं आप, हमें बहलाने के लिए ऐसा बोल रहे हैं ना, हम लोग खुद ही चले जाएंगे। बच्चों के ऐसे जिद करने पर गौतम अचानक से अपनी आवाज कड़ी करते हुए कहता है, बस विवान, मैं कह रहा हूं ना। गौतम के इस तरह कड़ी आवाज में बोलने पर दोनों बच्चे एकदम से सहम जाते हैं, लेकिन फिर अगले ही पल गौतम अपनी आवाज को सॉफ्ट करता है और कहता है, मैं वादा करता हूँ आप दोनों को मैं ले जाऊंगा, लेकिन अभी वहां पर डॉक्टर किसी को भी जाने नहीं दे रहे हैं। मेरा यकीन कीजिए, आप दोनों को मैं जरूर ले जाऊंगा। गौतम किसी तरह वंश और विवान को उस वक्त समझा देता है, लेकिन वो नहा धोकर फ्रेश होकर ठीक से खाना भी नहीं खाता और दोबारा हॉस्पिटल जाने के लिए कपड़े चेंज करने लगता है। ठीक तभी रिया कमरे में आती है, हाथ में उसके एक जूस का ग्लास था। हॉस्पिटल जा रहे हो? धीमी आवाज में रिया पूछती है। गौतम अपने कपड़े ठीक करते हुए कहता है, बच्चों का ख्याल रखना, मैं पता नहीं कब लौटूंगा। एक पल के लिए जैसे ही गौतम रिया की तरफ मुड़ता है, उसके हाथ में जूस का ग्लास देखकर रुक जाता है। वैसे तो गौतम को कुछ भी खाने पीने का मन नहीं कर रहा होता है, लेकिन रिया का अच्छा जेस्चर देखने की वजह से वो जूस का ग्लास ले लेता है और एक सिप लेकर वापस रख देता है। थैंक्स गौतम, मैं समझ सकती हूँ तुम परेशान हो। रिया बड़ी फिक्र और गंभीरता के साथ कहती है। गौतम उसकी आंखों में वो ईमानदारी देख सकता था। एक गहरी सांस लेकर गौतम कहता है, तुम बाद में अंजलि को देखने आ जाना, मैं जरूरी काम से भी निकल रहा हूँ। इससे पहले कि गौतम वहां से जाता, रिया उसका हाथ पकड़ लेती है। गौतम कंफ्यूज हो जाता है, क्या हुआ? रिया गौतम के पास आकर उससे कहती है, मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकती, मुझे नहीं पता तुम्हें मेरे बारे में क्या लगता है, लेकिन ये कहकर रिया फिर से चुप हो जाती है। फिर एकदम से मुस्कुरा कर कहती है, दीदी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, तुम घबराओ मत। गौतम ये सब सुनना नहीं चाहता था। किसी भी तरह की सांत्वना या तसल्ली उसे और ज्यादा परेशान कर रही होती है। वो सिर्फ और सिर्फ अंजलि के दोबारा होश में आने के बारे में सोच रहा है। उसके दिमाग में कई तरह के प्लान चलने लगते हैं। हाँ ठीक है, इतना कहकर गौतम वहां से दोबारा जाने लगता है। लेकिन हॉल में जैसे ही वो एंटर करता है, वंश और विवान दोनों दौड़ते हुए गौतम को फिर से पकड़ लेते हैं। पापा, आप मम्मा से मिलने जा रहे हो, हमें लेकर चलो। गौतम 2 पल के लिए यूं ही खड़ा रहता है, लेकिन फिर अचानक से अपने एक्सप्रेशन को एकदम नॉर्मल करता हुआ बच्चों की तरफ मुड़ता है। अरे बिल्कुल नहीं पापा, मैं काम से जा रहा हूँ, ऑफिस का कोई जरूरी काम आ गया है। मैंने आप लोगों को बताया था ना कि मम्मा बिल्कुल ठीक है, मैं मम्मा से मिलने नहीं जा रहा हूँ। विवान होशियारी करते हुए कहता है, ठीक है कोई बात नहीं, आप जहाँ जा रहे हैं हमें वहीं पर ले चलिए। रिया भी वहां पर आ जाती है। बेटा जाने दो पापा को, कुछ जरूरी काम से जा रहे हैं। वंश कहता है, नहीं हमें पता है पापा कहाँ जा रहे हैं। गौतम को जल्दी निकलना था, इसलिए उसे अंदर से गुस्सा आने लगता है, लेकिन फिर भी
वो बच्चों की फीलिंग समझकर कहता है, बच्चों की तरह जिद मत करो आप लोग। मैंने कहा ना, ले जाऊंगा, अभी मुझे जरूरी काम से जाना है। ये कहकर गौतम जल्दी से उठता है और वहां से निकल जाता है। रिया वंश और विवान का हाथ पकड़कर कहती है, अरे बाबा, मैं हूं ना आप लोगों के पास। चलो, मैं आप लोगों को खाना खिलाकर सुला देती हूँ। गौतम तेजी से ड्राइव करता हुआ सीधा लेबोरेटरी पहुंच जाता है और WHO के डॉक्टर से मिलकर अंजलि के बारे में पूछता है। डॉक्टर, अंजलि को क्या हुआ है? वो कैसे ठीक होगी? प्लीज मुझे बताइए। डॉक्टर कहता है, मैं अंजलि की रिपोर्ट पढ़ चुका हूँ गौतम। मैं समझ सकता हूँ, हमारी तरफ से एक बहुत बड़ा फेलियर हुआ है। इससे पहले कि डॉक्टर आगे कुछ कहता, गौतम कहता है, मुझे कुछ नहीं सुनना है, बस ये बताइए कि हमारे पास रास्ता क्या है। डॉक्टर नाउम्मीद होकर अपना सिर झुका लेता है, लेकिन गौतम घर से ही कुछ रास्ते में सोचते हुए आया था। एक बात बताइए डॉक्टर, अगर मैं वही एंटीडोट किसी तरह से ढूंढ लाऊं जो अंजलि के शरीर के वायरस को खत्म कर सकता है, तो क्या वो दोबारा ठीक हो सकती है? डॉक्टर थोड़ा सोचते हुए कहते हैं, देखिए, गारंटी के साथ तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन ऐसा एंटीडोट आप लाएंगे कहाँ से? गौतम कहता है, वो ठीक हो सकती है या नहीं? बिल्कुल ठीक हो सकती है, चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये सारी प्रॉब्लम उस वायरस की वजह से ही आ रही है। शायद एंटीडोट बहुत गलत असर कर गया है उनके शरीर पर, लेकिन फिर भी उनके शरीर के कमजोर होने का सबसे बड़ा कारण सिर्फ वो वायरस ही है। डॉक्टर की बात अभी पूरी भी नहीं होती है कि गौतम उठकर सीधा लेबोरेटरी से बाहर आता है और विवेक को फोन लगाता है। प्रोफेसर आचार्य को किसी भी हाल में ढूंढना पड़ेगा और इस मैडम पिंक का पता लगाना पड़ेगा। फोन पर विवेक गौतम की बात सुनकर कहता है, ठीक है, मैं देखता हूँ, सारे कॉन्टैक्ट से पता करता हूँ। गौतम विवेक को समझाता है, याद रखना, हमारे पास चांस अब बहुत कम बचा है। उस अकाउंट होल्डर का नाम पता करो जिससे मैडम पिंक और यश आचार्य के बीच में डील हुई है। किसका अकाउंट है वो? ठीक है, विवेक कहता है। गौतम अंजलि के पास जाने के लिए जैसे ही लिफ्ट में जाता है, अचानक से उसे कुछ समझ आता है। वो वापस बिल्डिंग से बाहर आकर सीधा गाड़ी में बैठ जाता है और ड्राइव करता हुआ थोड़ी दूर पर एक मंदिर के पास चला जाता है। एक गहरी सांस लेकर मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते हुए हर एक कदम पर गौतम अपने दिल में प्रार्थना करता है कि अंजलि कोमा से बाहर आ जाए। भगवान की मूर्ति के सामने खड़ा हाथ जोड़े गौतम आंखें बंद करके अपने दिल में अंजलि के ठीक होने की एक बहुत बड़ी मन्नत मांगता है। मुझे नहीं पता कि मैं एक अच्छा भक्त कहलाने लायक हूँ या नहीं। मैंने कभी तेरे सामने हाथ भी नहीं फैलाया, लेकिन अगर सच में ये पूरी दुनिया तेरी मर्जी से चलती है तो मुझसे मेरी अंजलि मत छीनना भगवान। मेरे दिल में इस वक्त कितना बड़ा तूफान उठा हुआ है, ये मुझे तेरे सामने साबित करने की जरूरत नहीं है। तू सब कुछ जानता है, लेकिन एक बात की मैं भी आज कसम खाता हूँ, अब से मैं अनाज का एक दाना भी ग्रहण करूंगा तो वो अंजलि के साथ ही होगा। अगर वो नहीं उठी तो फिर मैं भी उसके साथ ही तेरे पास आऊंगा, ये पूछने कि प्यार करने वालों के लिए तेरी अदालत में क्या इंसाफ है। मंदिर का पुजारी गौतम की आंखों से बहते आंसू देखकर उसे प्रसाद देते हुए कहता है, चिंता मत करो बेटा, भगवान सबका दुख दूर करता है। गौतम प्रसाद देकर पुजारी जी से कहता है, मेरे लिए आप भी प्रार्थना कर दीजिए पुजारी जी, शायद आपकी जल्दी सुन ले भगवान। मुझे दुआ की बहुत जरूरत है इस वक्त। पुजारी मुस्कुराते हुए कहता है, भगवान तकलीफ भी इसलिए देता है ताकि इंसान उसके दर पर उसे एक बार देखने चला आए। सब ठीक कर देगा ऊपर वाला। मंदिर से निकलकर गौतम हॉस्पिटल पहुंचता है तो देखता है कि स्वास्तिका अंजलि के वार्ड के बाहर ही बैठी है। स्वास्तिका को यूं बैठा देखकर गौतम के मन में अचानक से एक ख्याल आता है, जिसे सोचकर वो स्वास्तिका की और भी ज्यादा इज्जत करने लगता है। वो 6 साल जब गौतम अंजलि के साथ नहीं था, तो इसी तरह स्वास्तिका ने अंजलि के हर अच्छे बुरे वक्त में उसका साथ दिया होगा। स्वास्तिका दूर से ही गौतम को देख लेती है। गौतम उसके पास जाता है। क्या हुआ स्वास्तिका, बाहर क्यों बैठी हो? गौतम स्वास्तिका के हाथ में मंदिर का प्रसाद देते हुए कहता है, तुम मंदिर गए थे? स्वास्तिका प्रसाद ग्रहण करते हुए कहती है,
गौतम उसके बगल में बैठ जाता है। चेहरे पर फिर से वही उदासी छा जाती है। गौतम, भगवान किसी के साथ कभी कुछ गलत नहीं होने देता। ये जो कुछ भी हो रहा है, इसके पीछे जरूर कोई कारण होगा। स्वास्तिका कहती है, वही तो समझ नहीं आ रहा कि इसके पीछे ऐसा क्या कारण हो सकता है जो भगवान ऐसा कर रहा है। क्या बिगाड़ा है अंजलि ने किसी का? गौतम के इस सवाल का स्वास्तिका के पास कोई जवाब नहीं था। वो गौतम की हालत समझ रही थी। बच्चे कैसे हैं? बच्चों की याद आते ही स्वास्तिका पूछती है, कैसे होंगे? पागल हो रहे हैं। कोमा के बारे में पता चलते ही अंजलि के पास आने की जिद करने लगे। बड़ी मुश्किल से समझाया है उनको, लेकिन कब तक रोक सकूंगा पता नहीं। अपनी माँ को इस हालत में वो देखेंगे तो। ये कहते हुए गौतम फिर से अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश करता है। स्वास्तिका उसके कंधे पर हाथ रखकर कहती है, आई अंडरस्टैंड। यहाँ गौतम के घर पर रिया बड़ी मुश्किल से वंश और विवान को खाना खिलाकर सुला देती है। जब दोनों गहरी नींद में चले जाते हैं तो रिया उठकर वहां से बाहर आती है और अपने कमरे की तरफ जा रही होती है कि पीछे से लता देवी आवाज देती है, रिया। रिया पलटकर देखती है। पास आकर लता देवी कहती है, एक बात बताओ, अब इतना ज्यादा अच्छा बनने का नाटक क्यों करना है? वो तो कोमा में चली गई है। इन बच्चों को इतना ज्यादा सुलाने का, बहलाने का नाटक अभी भी क्यों कर रही हो? इससे कुछ नहीं होने वाला है। रिया थोड़ा सा गुस्सा दिखाते हुए कहती है, माँ जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं तो भगवान से दुआ करूंगी कि अंजलि दीदी ठीक हो जाए, वो कोमा से बाहर आ जाए। वंश और विवान को कैसा लग रहा होगा? गौतम को कैसा लग रहा होगा? ये सुनकर लता देवी हैरान हो जाती है। ये तो क्या बोल रही है? तू सच में बदल गई है क्या? रिया लता देवी के कंधों पर अपने दोनों हाथ रखती है और बहुत ही इमोशनल होकर आंखों में आंसू लेकर कहती है, आपको क्या लगता है माँ जी, मेरी आंखों में आपको सच्चाई नहीं दिखाई देती? लता देवी एकदम से हैरान रह जाती है। सच में रिया की आंखों में सच्चाई और दर्द साफ झलक रहा था। लेकिन फिर अचानक से रिया के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। वो एकदम से खिलखिलाकर हंसने लगती है, आंखों में भरे आंसू और होठों पर मुस्कान। लता देवी तो देखकर चक्कर खा जाती है कि रिया के अंदर छल करने का कितना बड़ा टैलेंट है। वो कहती है, बाप रे, तूने तो एक पल के लिए सच में मुझे डरा ही दिया था। अब जाकर लग रहा है कि रिया वापस आ गई है। डॉक्टर साहब, कोई तो रास्ता होगा अंजलि को कोमा से बाहर लाने का? स्वास्तिका डॉक्टर से पूछती है। गौतम भी उसके साथ बैठा हुआ था। डॉक्टर स्वास्तिका और गौतम दोनों को ही अंजलि के इस कंडीशन के बारे में समझाते हुए कहता है, देखिए, उनके शरीर में जो वायरस है उसका नेचर अननोन है। ये कोमा स्टेट भी उसी की वजह से ट्रिगर हुआ है। गौतम को डॉक्टर की ये मेडिकल साइंस की बातें पसंद नहीं आती। वो साफ साफ पूछता है, हम अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं, बस ये बताइए। डॉक्टर थोड़ा सोचता है और फिर धीमी आवाज में कहता है, मैं कैसे समझाऊं आपको? ऐसे में सिर्फ उनका खुद का ब्रेन उन्हें कोमा से बाहर ला सकता है। उनसे हर दिन बातें कीजिए, वो सब सुन सकती है, लेकिन रिएक्ट करवाने के लिए बातें कुछ ऐसी होनी चाहिए जो उनके लिए बहुत ही ज्यादा मायने रखती हो। उनके पास्ट की कोई घटना हो या फिर उन्हें किसी तरह से सरप्राइज कीजिए। आप कुछ भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन उन्हें रिएक्ट करवाना जरूरी है। ये सुनते ही गौतम और स्वास्तिका दोनों ही सोचने लगते हैं। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। स्वास्तिका कहती है, मुझे लगता है तुम्हें बच्चों को लाकर अंजलि के सामने बात करवानी चाहिए। आखिर वंश और विवान से ज्यादा प्यारा उसके लिए इस दुनिया में और कौन हो सकता है? गौतम थोड़ा सोचता है और फिर कहता है, ये काम करते हैं, मैं जाकर वंश और विवान को पिकअप कर लेता हूँ। तुम अंजलि की मम्मी जी को फोन करके बुला लो, हमें हर मुमकिन कोशिश करनी है। स्वास्तिका हाँ में गर्दन हिलाकर उससे कहती है, ठीक है, मैं किसी को भेजकर आंटी जी को पिक करवा लूंगी। यहाँ गौतम के घर पर रिया अपने असली रूप में आ गई थी। अपने कमरे में बैठी सिगरेट के धुएं उड़ा रही थी। शराब में धुत रिया अपने सामने रखे गौतम की तस्वीर को देखकर नशे में उससे बातें किए जा रही थी। मैं बहुत खुश हूँ गौतम, जानते हो क्यों? मुझे और ज्यादा नाटक नहीं करना है।
अंजलि तुम्हारी जिंदगी से चली गई। ये कहकर रिया खूब जोर जोर से हंसने लगती है। फिर एक बार और सिगरेट का कश लेकर हवा में उड़ाते हुए कहती है, बाप रे, दिमाग ही खराब कर दिया था। सती सावित्री बनो, बच्चों को संभालो, गुस्सा आए तो अपने अंदर ही रखो। एक नन्ही सी जान और क्या क्या करती। ठीक तभी रिया के फोन पर एक कॉल आने लगती है। फोन थोड़ी दूर टेबल पर रखा हुआ है। नशे में उठकर लड़खड़ाते हुए कदम से वो किसी तरह टेबल के पास जाकर फोन उठाती है। कौन है? दूसरी तरफ से एक आदमी कहता है, मैडम, मैं वंश और विवान के स्कूल से बोल रहा हूँ। बच्चों को लेने अभी तक कोई नहीं आया है। दोनों घबरा रहे हैं। आप बात कर लीजिए। आप उनकी मम्मी है ना? रिया एक बड़ा ही बुरा सा मुंह बनाकर मन में कहती है, अरे यार, आया बनकर रख दिया है मुझे। वो आदमी विवान को फोन पकड़ाते हुए कहता है, बेटा लो, आपकी मम्मी से बात करो। हेलो रिया मम्मा, हमें लेने के लिए क्यों नहीं आई? रिया डांटते हुए कहती है, नौकर हो क्या? और बच्चे की तरह रोते क्यों रहते हो जरा जरा सी बात पर? थोड़ा सा इंतजार नहीं कर सकते क्या? रिया के डांटने पर विवान एकदम से सहम जाता है और वंश को देखने लगता है। क्या हुआ? वंश पूछता है। विवान फोन को लाउड स्पीकर पर लगाता है। मम्मा कैसी बात कर रही है, तू ही सुन। यहाँ से रिया कहती है, किसको क्या सुनाना है? और किसी को घर का एड्रेस दे दो, वो यहाँ लाकर छोड़ देगा। स्कूल में और कोई नहीं है क्या? ये कहकर रिया फोन काट देती है और उसी तरह नशे में झूमते हुए दोबारा आकर अपनी कुर्सी पर बैठ जाती है। सारा दिमाग खराब कर दिया है मेरा भी। अब कोई फालतू का लोड नहीं लेना है। इन लोगों के पास अब मेरे अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। अब रिया गौतम और बच्चों के बारे में सोचकर कहती है, तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारी वो देवी माँ, दुर्गा माँ सब चली गई। अब मैं ही हूँ जो हूँ। यह वंश और विवान से वो आदमी कहता है, बेटा, आप लोगों की मम्मी थी ना? कहीं और तो नंबर नहीं लगाया था ना? वंश कहता है, आप दूसरा नंबर डायल कीजिए, मैं बताता हूँ। वंश सीधा गौतम को फोन लगवा देता है। यहाँ गौतम रास्ते में ड्राइव करता हुआ घर की तरफ ही आ रहा था। फोन पर जब वंश बताता है कि रिया ने अभी अभी किस तरह से बात की, तो गौतम हैरान रह जाता है। क्या रिया ने डांटा तुम लोगों को? स्कूल भी नहीं लेने आई? वंश कहता है, हाँ पापा, कुछ समझ नहीं आ रहा है। बहुत ही अजीब तरह से बात कर रही थी मम्मा, जैसे नींद में हो। ये सुनकर गौतम थोड़ा हैरान रह जाता है। उसे एक पल के लिए यकीन नहीं होता। उसे लगता है कहीं रिया नशे में तो नहीं थी। गौतम कहता है, बेटा, मैं भी आ रहा हूँ। ये कहकर गौतम सीधा फोन कट करता है और सबसे पहले रिया को फोन लगाता है। यहाँ रिया जैसे ही देखती है कि गौतम का फोन आ रहा है, वो एकदम से घबरा जाती है। उसका सारा नशा अपने आप ही धीरे धीरे उतरने लगता है। धत तेरी की, गए काम से। रिया जल्दी से अपनी सिगरेट को बुझाती है और फिर घबराहट के मारे अपने ड्रॉर से एक माउथ फ्रेशनर निकालकर स्प्रे करती है। अरे यार, मुझे तो फोन पर बात करना है, मैं माउथ फ्रेशनर क्यों लगा रही हूँ? गौतम के फोन आने पर रिया पूरी तरह पैनिक करने लगती है। फोन उठाते ही वो कहती है, हाँ गौतम, बोलो ना, क्या बात है? गौतम पूछता है, तुम बच्चों को रिसीव करने नहीं गई और वंश ने कहा है कि तुमने उसे डांटा? 2 से 3 सेकंड के लिए रिया चुप थी। उसकी हार्ट बीट बढ़ चुकी थी कि आखिर वो क्या जवाब दे। पैनिक करते हुए वो जल्दी से कहती है, क्या वंश और विवान का फोन तुम्हें आया था? वो लोग मिल गए? मैं तो 2 बार स्कूल से घूम कर आ गई, पता नहीं कहाँ थे बच्चे। मैं तो बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। वैसे कहाँ हो तुम और बच्चे कहाँ हैं? ये सुनकर गौतम कंफ्यूज हो जाता है। क्या मतलब? उन्होंने कहा कि तुम्हें फोन लगाया था। रिया कंफ्यूज होने का नाटक करती है। नहीं तो, मैं तो खुद घबराई हुई हूँ कि पता नहीं बच्चे कहाँ गए। ऐसा तो नहीं कि रॉन्ग नंबर लगा दिया हो उन्होंने? गौतम कहता है, खैर जो भी हो, मैं उन्हें स्कूल से पिकअप करने जा रहा हूँ और वहां से घर ही आता हूँ। देखते हैं क्या कंफ्यूजन हो गई है। ये कहकर गौतम फोन काट देता है। यहाँ रिया जल्दी जल्दी से अपने चेहरे पर थप्पड़ मारती है। जल्दी होश में आओ, जल्दी होश में आओ। खुद के बाल ठीक करके जल्दी से मुंह धोने चली जाती है। जब गौतम घर पे आता है, वैसे ही रिया घर के दरवाजे पर पहुंचती है।
अभी गौतम बच्चों को लेकर गाड़ी से उतरा भी नहीं था कि रिया जल्दी से दोनों बच्चों के पास जाकर उन्हें गले से लगा लेती है। ओह माय गॉड, मैं कितना डर गई थी। आखिर कहाँ थे तुम लोग? रिया वंश और विवान को प्यार से गाल पर हाथ रखते हुए कहती है। गौतम भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। वंश और विवान भी एक दूसरे को देखने लगते हैं। मम्मा, हमने तो आपसे फोन पर बात की थी। वंश जैसे ही कहता है, रिया उसकी बात को बीच में ही काटते हुए कहती है, पता नहीं किसको फोन लगा दिया था तुमने। हो सकता है तुम लोग से रॉन्ग नंबर लग गया हो बेटा। लेकिन तुम लोग स्कूल से चले कहाँ गए थे? मैं वहाँ पागलों की तरह तुम्हें ढूंढ रही थी। प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। मुझे तुम्हारी मम्मा ने तुम दोनों को संभालने की जिम्मेदारी दी है। ये कहते हुए रिया अपने आंसू बहाने लगती है। मेरी मजबूरी क्यों नहीं समझते तुम लोग? मैं वैसे ही बहुत बदनाम हूँ। ये कहते हुए रिया अपने आंसू पोंछने लगती है। गौतम रिया के इस नेचुरल एक्टिंग से कन्विंस हो जाता है और वंश विवान को डांटते हुए कहता है, क्यों बच्चों, क्यों शरारत कर रहे हो तुम लोग? क्यों रिया मम्मा को परेशान कर रहे हो? वंश और विवान जल्दी से खुद को डिफेंड करने के लिए कुछ कहने वाले ही होते हैं कि रिया दोनों का हाथ पकड़कर उनसे कहती है, खैर छोड़ो ये सब बातें, अब बच्चों को कहने का कोई फायदा नहीं है। गौतम चलो चलकर बच्चों को कुछ खिला देते हैं और चेंज करवाते हैं। गौतम कहता है, हाँ चेंज करवा दो, क्योंकि मैं इन्हें अंजलि के पास हॉस्पिटल में लेकर जा रहा हूँ, जरूरी है। रिया वंश और विवान को ले जाकर मेड के हवाले कर देती है, जो उनके कपड़े बदलवा कर उन्हें खाना खिलाने वाली थी। यहाँ रिया गौतम से कुछ बातें करने के लिए उसके पास उसके कमरे में आती है। गौतम चलो तुम भी खाना खा लो। गौतम ये सुनते ही अपना सिर झुकाकर ना में इशारा करता है। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? गौतम को ना चाहते हुए भी कहना पड़ता है, मैं खाना नहीं खाऊंगा जब तक अंजलि ठीक नहीं होगी। ये सुनते ही रिया हैरान रह जाती है। क्या, ऐसा क्यों कर रहे हो? गौतम अपनी मन्नत के बारे में रिया को बताता है। 2 पल के लिए रिया चुपचाप रहती है, फिर गौतम के पास आकर उससे कहती है, मैं तुम्हारी तकलीफ समझ सकती हूँ। मैं बच्चों की वजह से घर पर रुकी हुई थी। मैं भी चलूं दीदी को देखने के लिए? रिया के पूछने पर गौतम उसे थोड़ा हिचकिचाते हुए कहता है, असल में डॉक्टर्स अभी किसी भी विजिटर्स को अलाउ नहीं कर रहे हैं। मैं बताऊंगा तुम्हें फोन करके, तब मिल लेना। रिया समझ जाती है कि गौतम बहाना बना रहा है। शायद उसे इस बात का डर है कि रिया के मिलने से अंजलि की हालत सुधरने की जगह और बिगड़ने ना लगे। वो एकदम से हल्का सा मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ ठीक है, बस दीदी ठीक हो जाए, हम सबके लिए यही सबसे बड़ी बात होगी। दीदी सोनिया की बेस्ट सिस्टर है। उन्होंने हमेशा मेरे साथ अच्छा किया, मुझे प्रोटेक्ट किया है। काश मैं भी उनके लिए कुछ कर पाती। गौतम कहता है, तुम्हारा ऐसा सोचना ही अच्छी बात है। फिर रिया कुछ सोचते हुए कहती है, बच्चों को ले जाना बहुत सही रहेगा। ऐसा बिल्कुल मुमकिन है कि उन्हें देखकर दीदी कोमा से बाहर आ जाए। रिया सच में गौतम के सामने अच्छा बनने में कोई कसर नहीं छोड़ रही थी। गौतम एक पल के लिए झटका खा जाता है, जब रिया झट से उसे गले लगा लेती है और कहती है, प्लीज गौतम, अपने आप को अकेला मत समझना। मुझे पता है तुम्हें मेरे लिए बहुत ज्यादा फिक्र नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों मैं खुद को रोक नहीं पाती हूँ। रिया बहुत ज्यादा इमोशनल होकर बोल रही थी। गौतम एक पल के लिए झेप गया। वो जल्दी से खुद को रिया से दूर करता है, लेकिन इस बात का ख्याल रखते हुए कि रिया को बहुत ज्यादा रूट ना लगे। लेकिन गौतम भी क्या करता, उसके दिमाग में इस वक्त सिर्फ अंजलि ही थी। वो कहता है, मुझे हॉस्पिटल जाना होगा। ये कहकर गौतम वहां से चला जाता है। रिया को अंदर ऐसा लगता है जैसे अभी तक गौतम को उसकी जरा सी कदर भी नहीं है। फ्रस्ट्रेशन में आकर वो खुद से कहती है, मर जाए ऐसे ही कोमा में वो। गौतम बच्चों को लेकर हॉस्पिटल के लिए निकलता है और रास्ते में विवेक को फोन लगाता है। कुछ पता चला वो अकाउंट किसका था? दूसरी तरफ से विवेक कहता है, सर मैं बड़ी मुश्किल से कुछ अकाउंट नंबर निकाल पाया हूँ, लेकिन ये कई सारे लोगों के हैं। इन्हीं में से कोई अकाउंट है जो हमें मैडम पिंक तक पहुँचा सकता है। मुझे थोड़ा टाइम चाहिए उस नंबर के थ्रू उस आदमी को ढूंढ निकालने के लिए।
गौतम बेबस होकर कहता है, थोड़ा जल्दी करो विवेक, मेरे पास टाइम कम है। तुम्हें जो रिसोर्सेज चाहिए मैं देने को तैयार हूँ, बस जल्दी पता लगाओ। विवेक कहता है, रिसोर्सेज की बात नहीं है सर, मैं बहुत ज्यादा लोगों को अपने साथ रख भी नहीं सकता। लोगों का ध्यान पड़ता है, लेकिन बेफिक्र रहिए, मैं जल्दी पता लगा लूंगा। गौतम फोन कट करता है और इरिटेट होकर कहता है, पता नहीं और कितना टाइम लगेगा। यहाँ विवेक भी फोन कट होने के बाद सोचता है, कैसे जल्दी पता करूं, ऐसे एक एक करके ढूंढूंगा तो सुबह हो जाएगी। सोच विवेक सोच। खुद में विवेक बड़बड़ाते हुए आगे बढ़ने लगता है। यहाँ गौतम का फोन दोबारा रिंग करने लगता है। गौतम देखता है कि स्वास्तिका की कॉल आ रही है। हाँ स्वास्तिका, बोलो। गौतम के फोन रिसीव करते हुए दूसरी तरफ से स्वास्तिका की घबराई हुई आवाज आती है। गौतम, वो अंजलि को। ये सुनते ही गौतम एकदम से घबरा जाता है। क्या हुआ अंजलि को? सब ठीक तो है ना?